वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की बुक का पहला अध्याय सत्ता की साझेदारी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। और पिछले साल हमने देखा था लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रीकरण कर देना और लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। पहले 3 अध्यायों में हमने सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटना बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग किस तरह निपटती हैं और इन घटनाओं से यह समझने में हमें कुछ मदद मिलती है कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 कक्षाओं में की गई है। हमने 9th क्लास में लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि लोकतंत्र क्या होता है। तो लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता पर किया गया शासन है। हम लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है। यह परिभाषा जो है लेनिन की दी गई थी। लोकतंत्र जो है आज विश्व की एक रुचिकर प्रणाली बन गई है जिसे हर एक देश चाहता है कि हमारे यहाँ जो है वो लोकतंत्र आ सके। इसी में 2 कहानी आपको यहाँ दी गई है कि लोकतंत्र की श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी को हम अभी डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका में लोकतंत्र की क्या स्थिति है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल के मामले में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक फैली हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी की करीब ये आधी है। और इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट जो है बहुत ही जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा जो है फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोगों में वेलोमिनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं और राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग जो है डच भाषा बोलते हैं। चलिए अब इसे समझते हैं कि बेल्जियम क्या है। तो यूरोप का एक ये छोटा सा देश है जो कि हरियाणा का आधा है। बेल्जियम के बारे में क्या दिया गया है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि वह यूरोप का एक छोटा सा देश है और यहाँ पे जो है अनेक भाषाएं जो है वहाँ बोली जा रही हैं। और मतलब बेल्जियम से किसकी सीमाएं सटी हुई हैं? तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग की। इसकी आबादी कितनी है? 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक और हरियाणा से आधी आबादी है। यहाँ पे समाज की जातीय बुनावट क्या है? जटिल है। टोटल जो है देश की आबादी 59% है जिसमें कि फ्लेमिश इलाके में लोग रहते हैं और यहाँ के लोग क्या बोलते हैं? डच भाषा। जो लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं 59% वो डच भाषा बोलते हैं। जो 40 बच गए वो बेलोनिविया के क्षेत्र में आते हैं और ये फ्रेंच बोलते हैं। और जो शेष 1% बच गए वो जर्मन बोलते हैं। और यहाँ की राजधानी जो है ब्रुसेल्स, यहाँ पे 80% लोग जो है वो फ्रेंच ही बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 59% हम देखे हैं फ्लेमिश में रहती है और ऊपर में जो है ये डच बोलते हैं। और राजधानी में 80% लोग क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग क्या है? डच भाषा बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब बेल्जियम में 2-3 तरीके की भाषा बोली जा रही है। एक तो है फ्रेंच, फिर है डच और जर्मनी भाषा है। यहाँ पे 3 तरीके की भाषा लोग बोल रहे हैं। अल्पसंख्य फ्रेंच भाषी लोग जो है तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं और जो बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 से 1960 ईस्वी के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वालों के समूह के बीच जो है तनाव बढ़ने लगा और इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा स्वरूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे लेकिन धन और समृद्धि के मामले में ये कमजोर थे। चलिए अभी हम समझते हैं कि बेल्जियम में जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग थे यह ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हुआ करते थे फ्रेंच भाषी लोगों के मुकाबले जो अल्पसंख्यक थे। और इन्होंने क्या किया था? तो आर्थिक विकास पर अपना अधिकार भी जमाया हुआ था। शिक्षा का लाभ लेने वाले जो डच भाषी लोग थे वो इसकी स्थिति से नाराज थे। वे नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जो है अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोगों का वो जो है स्थिति वो ज़्यादा मतलब बन जाए और ज़्यादा वे लोग जो है प्रभावकारी हो जाए। तो वहाँ पे डच, फ्रांसीसी और जर्मनी बोलने वाले लोगों में आपस में तनाव हो चुका था क्योंकि वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि हमारे समुदाय से कोई एक समुदाय जो है वो ऊपर उठ जाए। इसका कारण क्या था? यहाँ पे अनेक भाषा के लोग रहते थे जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो टकराव दिखा, मतलब सबसे ज़्यादा इलाका गंभीर था, वो ब्रुसेल्स का था। ब्रुसेल्स में इस चीज़ों का विरोध काफ़ी ज़्यादा हो रहा था कि डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत क्या थे? तो ज़्यादा थे और धन समृद्धि के मामले में ये लोग कमजोर थे। शिक्षा के क्षेत्र में डच बोलने वाले ज़्यादा थे लेकिन इनके पास धन की समृद्धि क्या थी? काफ़ी ज़्यादा कम थी। आइए इस स्थिति की तुलनात्मक एक और जैसे कर ले। श्रीलंका एक द्वीपीय समूह है जो कि तमिलनाडु के दक्षिण तट से
कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर है। सोच लीजिए कि हमारे भारत देश में जो हरियाणा राज्य है हम हरियाणा के मुकाबले क्या है, यह बराबर है श्रीलंका। और दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी भी कई जातीय समूह के लोग हैं, और इसमें सबसे प्रमुख सामाजिक समूह जो है वो सिंघलियों का है। मतलब सिंघली यहाँ पे ज़्यादा बसते हैं, जिनकी फीसदी 74% है, जो कि फिर तमिलों का नंबर आता है। और जो आबादी की कुल जनसंख्या क्या 18% है, यहाँ पे ज़्यादा सिंघली ही लोग बसते हैं। तमिल में 2 समूह है, एक श्रीलंकियाई समूह है और एक जो है वो तमिल समूह, जो कि 13% हिंदुस्तान तमिल, जो कि औपनिवेशिक शासनकाल में बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान थे। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे को गौर से देखेंगे तो तमिल क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंघली भाषा के लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोग जो है यहाँ कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, और वे सिंघली और तमिल दोनों भाषाओं में मिले हुए हैं। चलिए हम समझते हैं श्रीलंका के बारे में। जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पे सिंघली भाषा के लोग क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम पाए। उसके जो बच गए हैं 18%, उसमें तमिलों की मुख्य भूमिका है। तमिल के जो लोग हैं इसमें कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान भी बसे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे एक देखिए चित्र दिखाया गया है, जो कि बेल्जियम और श्रीलंका के मानचित्र को देखें और उनके राज्य में विभिन्न समुदायों की संघन आबादी आपको नजर आ रही होगी। चलिए जैसे कि हम यहाँ समझते हैं, पहले श्रीलंका की आबादी को हम जाने कि आपको जो ये रेड कलर से पूरा दिख रहा होगा, ये ज़्यादा सिंघली लोग हैं, और ये जो थोड़े से भाग में है ये कौन है, तो ये लोग आपको तमिल की भाषा बोलते हैं। उसके अलावा चलिए यहाँ देख लें, ये ब्रुसेल्स की राजधानी, यहाँ पे पहले इस मैप को समझ लीजिए, वेलोन फ्रेंच ये बेल्जियम के द्वारा दिया गया है। अगर हम बेल्जियम के मैप को समझते हैं इसके थ्रू, तो जैसे कि आप ब्रुसेल्स की राजधानी का क्षेत्र देख लीजिए, केवल क्या है इतना सा दिया हुआ है ब्रुसेल्स की राजधानी का क्षेत्र, जिसमें कुछ लोग भाषा बोलते हैं। और ये कौन है, उसके बाद जो पूरा लाल इलाका आप लोग देख रहे हैं ये वेलोन है, फ्रेंच भाषा सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग। तो बेल्जियम में क्या थे, सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोले जाते थे, वेलोन, यानी कि फ्रेंच भाषी लोग बोलते थे। उसके अलावा जो फ्लेमिश है यानी कि डच भाषी, उनका दूसरे स्थान पर नंबर आता है। डच भाषी जो है वो येलो कलर से हैं, और ये क्या है ज़्यादा बोलते थे, ये सेकेंड नंबर पे है। किसके बाद है, तो फ्रेंच भाषी के बाद है। उसके बाद आपको जो है जर्मन भाषी के लोग आपको यहाँ बहुत कम दिख रहे होंगे, जो यहाँ है वो जर्मन भाषी के लोग हैं। तो बेल्जियम जो है इतने सारी भाषाओं में पूर्ण रूप से बटा हुआ था। अब चलिए यहाँ पे कुछ दिया जा रहा है कि बात बोले और भेद खोले। एक कथनीय या जातीय ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अलग अलग संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई, और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसे हुई। जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म को मानने वाले हों या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। चलिए इस बात को समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो अपने वंश की बात करता है, बोलता है कि हमारे पूर्वजों की भाषा है, हमारे पूर्वज जो इसी तरीके से रहन सहन करते थे, इसी तरीके से पूजा पाठ करते थे और इसी धर्म को अपनाते थे। तो लोगों के पीछे एक खास कारण क्या है, अपने धर्म या अपनी राजनीतिक व्यवस्था या फिर अपनी भाषा या अपनी जाति व्यवस्था को निभाने का वंश कारण। और वंश जो है ये दर पीढ़ी से पीढ़ी चला रहा है, और उसी मान्यता को बनाए रखने के लिए लोग जाति, उसके बाद धर्म और भाषा का आधार मानते हैं। यही घटना हमको बेल्जियम, श्रीलंका और बाकी विश्व के कई देशों में देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची क्वेश्चन पूछेगी, मेरे दिमाग में सीधा सा समीकरण यह है कि सत्ता का बंटवारा मतलब सत्ता के टुकड़े कर देना, मतलब इसे अलग अलग भागों में बांट देना, देश को कमजोर करना। इस बात से शुरुआत क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसा यहाँ पूछ रही है एक बच्ची की, जैसे मान लीजिए कि हमारा भारत ही देश है, तो बहुत सारी जाति, बहुत सारे लोग यहाँ बसते हैं, यहाँ अनेक भाषाएं बोलते हैं, यहाँ अनेक धर्म के लोग रहते हैं। और बाकी आप अगर अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ एक धर्म है और एक भाषा है। इसका अर्थ क्या है कि अगर एक धर्म एक भाषा होगी तो किसी भी तरीके का लड़ाई उत्पन्न नहीं होगा कि हमारी भाषा बहुत अच्छी है तो हमारा धर्म बहुत अच्छा है, या फिर हमारी जाति बहुत अच्छी है। इसीलिए अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और बाकी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे एक ही जाति और एक ही धर्म और एक ही भाषा पर जोर दिया गया है, ताकि जो है हम लोगों में आपसी मतभेद न हो। क्योंकि अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो कोई भी बाहर दुश्मन हमको क्या करेंगे, आसानी से हरा लेंगे। यही यहाँ कारण दिया गया है कि बेल्जियम में आपको बताया गया कि यहाँ पे बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, जिसमें कि फ्रेंच भाषी, डच भाषी और जर्मन भाषी। इस कारण जो है बेल्जियम का बंटवारा हो गया और वहाँ हमें एकता नहीं देखने को उस वक्त मिल रही थी। फिर श्रीलंका में भी यही बात है कि श्रीलंका में जो लोग थे वो सिंघली भाषा ज़्यादा बोलते थे, जो 18% बचे थे वो तमिल बोलते थे, और उसमें जो है मुसलमान वगैरह भी आते थे। यहाँ पर श्रीलंका के नक्शे पर हम अगर पाएंगे तो तमिल कहाँ के रहने वाले थे, तो उत्तर और पूर्वी प्रांतों की आबादी थी। और सिंघली भाषा के लोग जो थे वो ज़्यादातर बौद्ध धर्म ग्रहण किए हुए थे, और तमिल के लोग जो थे वो हिंदू और मुसलमान भी थे। तो श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा जो था वो 7% था।
और सिंगली और तमिल जो है वो दोनों भाषाएं बोलते थे। श्रीलंका, अब चलिए इसे हम समझते हैं। जब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या में बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोग अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं। जैसे कि अब इन दोनों की क्या इच्छाएं कि बेल्जियम में जो फ्रेंच भाषी के लोग हैं वो चाहेंगे कि हमारी ओर जो है वो ज़्यादा जनता आकर्षित, और जर्मन भाषी के लोग चाहेंगे कि हमारी जनता इस भाषा को ज़्यादा बोले। तो इस कारण दोनों में लड़ाई होना क्या है, स्वाभाविक है, संभव है कि देश बढ़ जाता है और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते हैं। श्रीलंका में सिंगली आबादी का बहुमत ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। मतलब जिस जगह जो है ज़्यादा जनसंख्या होती है किसी भी भाषा या किसी भी जाति को बोलने के लिए या मानने के लिए या धर्म के क्षेत्र में, तो लोग उसी का अनुसरण करते हैं, मतलब उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब चलिए श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में जाने। सन 1948 ईस्वी में, जस्ट जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसके बाद श्रीलंका को भी आज़ाद करा दिया गया था और श्रीलंका भी क्या हुआ, स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। जब अंग्रेज यहाँ थे तो 1947 में भारत को आज़ादी मिली और तत्पश्चात जो है श्रीलंका को भी अंग्रेजों ने आज़ादी दे दी। यहाँ पे सिंघली समुदाय के नेता बहुत ज़्यादा संख्या में थे और उन्होंने इसी पर बल दिया और वे चाहते थे कि हमारा ही प्रभुत्व जो है श्रीलंका में बना रहे। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचन सरकार ने सिंघली समुदायों की प्रभुत्ता कायम करने के लिए क्या की, तो अपनी बहुसंख्य प्रशस्ति के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक नया कानून बनाया गया जिसके तहत जो है तमिल लोगों को दरकिनार कर दिया गया, मतलब इसमें तमिल लोग नहीं शामिल हो, ऐसा कानून 1956 में बनाया गया और सिंघली लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। और यहाँ पे सिंघली भाषा को ही एक राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता देने लगी। इसका कारण ये था कि जो भी मतलब लोग श्रीलंका में बस रहे हैं वे किसी न किसी तरीके से चाहेंगे कि हम पढ़ लिख कर जो है आगे बढ़ सके, हमें सरकारी नौकरी वगैरह मिल सके। तो सिंघली सरकार ने क्या किया, उनका वर्चस्व वहाँ ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने परीक्षाएं स्कूल और कॉलेजों में सिंघली भाषा पढ़ाने पर जोर दिया ताकि जो भी तमिल के लोग हैं 18% वो क्या करें, शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए चाहे किसी भी क्षेत्र में घुसने के लिए उन्हें तमिल को छोड़कर सिंघली भाषा को अपनाना पड़े। इस संविधान में नए प्रावधान को भी किया गया। सरकार ने बौद्ध धर्म के मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया कि आप बौद्ध धर्म माने। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उसमें बेगानापन बढ़ा दिया और उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावली सिंघलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां जो है वो समान है। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिलों को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने के लिए शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता भी उनके मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 ईस्वी में इस दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बनाए गए। चलिए इन्हें समझते हैं कि जो 1956 में एक कार्यक्रम बनाया गया जिसके तहत जो है सिंघली भाषा लोग जो है वो अपने भाषा पर ज़्यादा जोर दे रहे थे और बौद्ध धर्म पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। इसको राजकीय भाषा बनाने के संदर्भ में विचार किया जा रहा था। इससे तमिल के लोग असंतुष्ट थे। उनको यही लग रहा था कि बौद्ध धर्म को आधार बनाकर सिंघली भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है और इसी का विकास होगा और हमारी तमिल भाषा जो है वो कहीं विलुप्त ना हो जाए। तो तमिल के लोग अपनी इस स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए उन्होंने सिंघली भाषाओं का विरोध करना शुरू किया और अपनी तमिल भाषा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक संगठन भी बनाने लगे, अलग से संगठन तैयार करने लगे, क्योंकि जो तमिल भाषाई लोग हैं वो अपना वर्चस्व न खो दें। बहुसंख्य समुदाय के शासन में क्या हर्ज है? अगर श्रीलंका में सिंघलियों का राज नहीं होगा तो किसका राज होगा? मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुसंख्य जो है वो ज़्यादा कहाँ है, श्रीलंका में जो बहुसंख्य हैं उनकी आबादी जो है सिंघलियों की ज़्यादा है। तो इसीलिए यह कहा जा रहा है कि जिस चीज़ की भी आबादी ज़्यादा होती है वे अपना वर्चस्व बनाने लगते हैं। तो सिंघली भी अपना वर्चस्व बनाने लग रहे थे। तो इससे एक प्रश्न किया गया है कि अगर बहुसंख्य ज़्यादा है तो फिर सिंघलियों की सत्ता बननी चाहिए या तमिलों की सत्ता बननी चाहिए? इस पर प्रश्न किया जा रहा है। आप भी सोचें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए यहाँ हम मैप देखते हैं और इसको समझते हैं कि ये जो है अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें, आप इसको आगे देख सकते हैं। और यहाँ क्या है, बहुसंख्यवाद लिखा गया है कि हम माने कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्य है तो वो अपने मन चाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए अल्पसंख्य समुदाय की जरूरत है, इच्छा की अवहेलना कर सकता है। मतलब ऐसा जो है बात खोलो और भेद खोलें, बात बोले भेद खोले। इसके अंतर्गत जो है जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है कि अगर बहुसंख्य की जनसंख्या से सिंघलियों की जनसंख्या ज़्यादा है श्रीलंका में तो सरकार उन्हीं की बननी चाहिए और जो तमिल लोग हैं जो कि कम हैं तो उनकी इच्छाओं को कोई मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। मतलब ऐसा कहा जा रहा है यहाँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए सिंघली भाषा के लोग जो हैं वो येलो कलर के, आप देख भी रहे होंगे कितना ज़्यादा क्षेत्र में श्रीलंका में ये फैले हुए हैं। उसके बाद जो है श्रीलंकाई तमिल जो है वो ऑरेंज कलर के हैं, ये श्रीलंकाई तमिल है जो कि आपको बहुत कम दिख रहे होंगे। और जो है भारतवंशी तमिल, जो भारत के लोग श्रीलंका में जाकर बस गए और तमिल बोलते हैं, वो मात्र इतने ही हैं। और मुसलमान जो है आपको कुछ नज़र आ रहे होंगे,
ये सारी की सारी चीज़ें जो है यह दर्शा रही है कि तमिल जहाँ श्रीलंका में जो है सिंहली भाषा बोलने वाले ज़्यादा हैं और उसके अलावा जो है तमिल भाषा बोलने वाले कम हैं और जो हिंदू मुसलमान हैं उनकी भी संख्या क्या है, कम है। ये देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ये है ट्रिकोमाली का क्षेत्र और ये है बटिकोलोवा का क्षेत्र। आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। पर श्रीलंका में समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया और यह गृह युद्ध में परिणत हो गया। परिणामस्वरूप दोनों पक्ष में हजारों लोग मारे गए। तमिल और सिंहलियों के पक्ष में अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। मतलब लोग जो लड़ना नहीं चाह रहे थे अपने आप को बचाने के लिए शरणार्थी हो गए और इसमें से कई लोग जो हैं ज़्यादा गुना लोग रोजी रोटी की उनकी चौपट हो गई। आपने पढ़ा कि 10वीं कक्षा में अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में हमारे क्षेत्र में देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहा है। वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशानी पैदा हुई और 2009 में इस गृह युद्ध का क्या हो गया, अंत हो गया। अब चलिए बेल्जियम की समझदारी के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि बेल्जियम की समझदारी क्या थी। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंकाओं से अलग रास्ता अपना लिया। मतलब इन लोगों ने युद्ध का फैसला नहीं लिया। इन्हें क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार कर लिया। 1970 से 1993 ईस्वी के बीच उन्होंने अपने संविधान को 4 संशोधन से बात के लिए देश में रहने वाले किसी न किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रहें, इसके लिए उन्होंने जो व्यवस्था की वही कल्पनाशील है और तथा कोई भी ऐसा देश नहीं कर पाया। बेल्जियम ने मॉडल विशेष जानकारी के लिए देखें बॉक्स कुछ मुख्य निम्नलिखित बातें, जैसे कि यहाँ दिया गया है कि जो स्थिति श्रीलंका में गृह युद्ध की बनी हुई थी वैसी स्थिति बेल्जियम में नहीं हुई। बेल्जियम के लोगों ने समझदारी से स्थिति को कंट्रोल किया और वहाँ की जो सत्ता विभाजन थी उसको जितने भी लोग यहाँ भाषा बोलते थे उस आधार पर इसे बांट दिया गया, जिसे हम अभी देखेंगे और समझेंगे। पहले उससे पहले ये जान लें कि गृह युद्ध क्या होता है। किसी भी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह गृह युद्ध सा लगे तो उसे क्या कहते हैं, गृह युद्ध। जैसे कि हमने श्रीलंका में देखा कि दो पक्ष जो है आपस में लड़ाई कर रहे थे, सिंहली और तमिल भाषी के लोग। अब चलिए इन पॉइंटों को समझते हैं कि बेल्जियम की सरकार ने किस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया और सबके पक्ष में जो है किसी को बेगानेपन न लगे इसलिए उन्होंने क्या तैयार किया। तो संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी और कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो और इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं ले सके। मतलब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि बेल्जियम का जब संविधान बना तो डच और फ्रेंची भाषी मंत्रियों की संख्या इसमें समान रहेगी। मतलब दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर लोगों की संख्या होंगी और तभी यह कानून बन सकेगा। और जो भी कानून यहाँ बनाया जाना है उसके पक्ष में क्या होंगे, दोनों लोग होंगे। कौन कौन दोनों लोग होंगे, तो डच भाषी और फ्रेंच भाषी दोनों। अब चलिए सेकेंड पॉइंट को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां जो है देश के इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को स्पुर्द कर गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं थी। मतलब यह कहा गया कि जैसे हम अपने यहाँ जानते हैं कि हमारे यहाँ केंद्र शक्तिशाली होती है और राज्य जो है वो उससे कम होती है, तो यहाँ पे ऐसी कोई बातें नहीं रखी गई। केंद्र सरकार के अंतर्गत जो है वो राज्य सरकारें नहीं आएंगी। मतलब किसी भी तरीके से यहाँ पे विद्रोह न हो, इसीलिए इस तरीके का संविधान यहाँ बनाया गया था। उसके अलावा जो है केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को स्पुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों के समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोग ब्रुसेल्स के समान प्रतिनिधित्व हैं और इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया। मतलब ब्रुसेल्स जो राजधानी थी बेल्जियम की, वहाँ पर जो दोनों समुदाय का प्रतिनिधित्व बना, दोनों क्या कर सकते थे, अपने प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते थे क्योंकि डच भाषी की केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व दोनों तरफ स्वीकार किया गया। फिर देखिए यहाँ पे लिखा गया है मॉन्टेग्ज ब्यूरो स्टार्टड ग्रांड प्लेस ग्रोटो मार्केट। यह बेल्जियम की एक बस्ती है। यहाँ जो आपको चित्र दिखाया गया ये बेल्जियम की एक बस्ती है। यहाँ जो है पता दिए गए हैं, फोटोग्राफ में अंकित है। गौर करें कि स्थान का नाम और दिशा की जानकारी दोनों फ्रेंच भाषाओं और डच में दी गई है। मतलब आप देख सकते हैं कि हमें तो नहीं पता है कि ये फ्रेंच और डच भाषा क्या है, लेकिन इन दोनों भाषाओं में इसका विवरण, जैसे कि रूडेला लिखा है, उसके बाद मॉन्टेग्ज बर्ग लिखा हुआ है, फिर आप नीचे देखिए स्ट्राट लिखा हुआ है, उसके बाद ग्रांड प्लेस ग्रोटे मार्केट लिखा हुआ। मतलब दोनों भाषाओं का प्रयोग करके जो है यह बेल्जियम की एक बस्ती तैयार की गई है। मतलब किसी भी तरीके से हानि ना हो और किसी भी जो
समुदाय हैं डच और फ्रांसीसी लोगों के, उनको बुरा ना लग सके। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार काम करती है, यानी कि सामुदायिक सरकार, जो मिली जुली सरकार होती है, जो जिसमें सब समुदाय के लोग आते हैं। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। इसमें डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं, क्योंकि इसमें सारी की सारी चीज़ें होती हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा के लोग होते हैं, इसको कोई भी चुन सकता है। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार होता है। तो बेल्जियम ने एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था की कि एक तीसरी सरकार चुनी, जिसके अंतर्गत लोग अगर नहीं मानते हैं डच या फ्रेंच भाषा की सरकार को, तो वो क्या कर सकते हैं, तीसरे सामुदायिक सरकार को चुन सकते हैं। इसमें तीनों होते थे, डच, फ्रेंच और जर्मन, जो कि किस मामले पे अपने फैसले देती थी, तो सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पे। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है, क्योंकि खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इसमें मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया, मतलब लोग आपस में लड़ते नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ को मान्यता दी गई है, हर भाषा के लोगों को, वरना श्रीलंका जैसी स्थिति यहाँ भी होती और यहाँ भी गृह युद्ध हो जाता। बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ी में यह बट गया है। जब अनेक यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया गया, तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। यहाँ देखिए, आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित यूरोपीय संसद का एक चित्र दिख रहा होगा। यह जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ बनाया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं कि डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों का संघ बनाया गया होगा। फैसला किया गया, ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय भी चुना गया। तो आपके कहने का मतलब है कि सत्ता में हिस्सेदारी से हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यह बात तो कुछ अजीब सी लगती है, खैर जरा सोचने दीजिए। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि एक बच्चा सोच रहा है कि आपके कहने का मतलब है कि सत्ता में हिस्सेदारी कब होगी, जब हम ज़्यादा ताकतवर होंगे। यह बात अजीब तो है, लेकिन सोचने दीजिए। आप इसे सोच सकते हैं कि सत्ता में हम ज़्यादा ताकतवर तभी होंगे जब हमारी स्थिति मजबूत होगी। और भी आप भी इस पर बातें सोचें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब यहाँ आपसे बोला जा रहा है अखबारनामा, कोई एक अखबार पूरे हफ्ते तक पढ़े और फिर युद्धों और लड़ाइयों की खबरों को कतरने और जमा करें काट काट कर। 5 छात्रों के समूह बनाएं और एक साथ काम कर सकते हैं। फिर दोनों समूह को सारी कतरें मिलाकर कुछ इस तरह से काम कर सकते हैं। सारे झगड़ों को उनके स्थान, अपने प्रदेश, देश और देश से बाहर के हिसाब से वर्गीकृत करें और इन टकरावों के कारण जानने की कोशिश करें। इनमें से कितने विवाद सत्ता के बंटवारे को लेकर हैं और इनमें से किस किस तरह के विवाद में साझेदारी तय करके सुलझाया जा सकता है। आप इन चीज़ों को देखें, खोजें और अपने एक क्राफ्ट बुक में चिपकाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि किस जगह जो है झगड़ा ज़्यादा होता है और क्यों होता है और उससे हम किस तरीके से निपटारा कर सकते हैं। आप भी अपना योगदान इसमें दे सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं। चलिए आप करके देखिए और हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने से ही देश की एकता संभव है और इस एहसास के चलते दोनों पक्ष में सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने में और सत्ता को उनके हिस्सेदार न बनाने का फैसला करते हैं, तो इस देश में की एकता संकट में पड़ सकती है। चलिए अब हम श्रीलंका और बेल्जियम की स्थिति को समझते हुए आगे बढ़ते। जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है कि बेल्जियम में आपने देखा कि डच भाषा के लोग थे, फ्रेंच भाषाई लोग थे, जर्मनी भाषा के लोग थे। तो इन लोगों ने, बेल्जियम के लोगों ने क्या किया, थोड़ी सी स्मार्ट तकनीकी अपनाई। इन सुविधा से उन्होंने क्या किया, तो अपने मतलब व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को और जो भी इन्होंने अपना संविधान बनाया उसमें 3 भाषाओं को मान्यता दिया और हर भाषा को बराबर बराबर का मान्यता दिया। इसलिए यहाँ की व्यवस्था भले ही जटिल है, लेकिन यहाँ श्रीलंका जैसी गृह युद्ध की स्थिति नहीं बनी। हम क्या देखते हैं कि बंटवारा करके लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम शासन पद्धति को आसानी से चला सकते हैं बिना किसी लड़ाई झगड़े के। और हमने श्रीलंका में क्या देखा कि यहाँ पर जो है सिंगली भाषा के लोग ज़्यादा थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना वर्चस्व दिखाया और तमिल भाषाई लोगों को दबा दिया। और वहाँ पे उन्होंने यही प्रयास किया कि हमारी भाषा जो है वो कायम रहे। तो तमिल भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी अपनी भाषा को दबाने नहीं दिया और अपने भाषा के विकास के लिए इन्होंने लड़ाई भी की, जो गृह युद्ध की स्थिति के नाम से जानी गई। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया, जैसे समझते बाईं तरफ अंकित कार्टून में जर्मनी की एक समस्या का संकेत दिया गया है और यहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी नामक 2 बड़ी पार्टियों का गठबंधन सरकार। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही। सन 2005 में चुनाव में इन दोनों में किसी को भी अपने बूते सरकार बनाने में लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहाँ साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। जर्मनी की संसद के बारे में जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए चित्र दिया हुआ है जर्मन इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जर्मन गवर्नमेंट, उसके बाद क्या है, यह टैब द कैलेगरीसन
केगल का कार्टून का एक चित्र जिसमें कि आप देख रहे होंगे 2 स्टीयरिंग है। इसका अर्थ क्या है कि एक कार है, यहाँ आपको 2 स्टीयरिंग दिख रही है ना, इसका अर्थ है जर्मनी को समझाया जा रहा है, जर्मनी की संसद व्यवस्था को इस चित्र के अंतर्गत कि जर्मनी में 2 सरकारें थी, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी। अब जब यहाँ सरकार बनाना मुश्किल था क्योंकि दोनों पार्टी को जो है बराबर बराबर मत दिया गया, दोनों में से किसी की तो विजय होनी थी, तो दोनों ने क्या किया, आपस में दोनों ने वोट को मिला लिया और एक गठबंधन की सरकार बन गई कि हम क्या करेंगे, जो भी काम होगा उसका बंटवारा करेंगे और इससे जो भी हम मुनाफा कमाएंगे उनका भी क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे। दोनों ने क्या किया, मिली जुली सरकार बनाई जो कि अभी तक वहाँ जारी है, लेकिन दोनों दल जो है नीति मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहाँ पे साथ मिलकर काम जो है वो चलाया जा सकता है। अब यह जो स्थिति है इससे देश की एकता तो भंग हुई, ऊपर जो हम श्रीलंका के बारे में पढ़े, बहुसंख्यों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं कर सकता, अक्सर यह बहुसंख्यों के लिए भी बर्बादी का कारण, क्योंकि अगर हम लड़ते हैं तो उसमें नुकसान हमारा भी होता है। उसके बाद चलिए सत्ता की साझेदारी क्यों, इसे जानते हैं कि इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेते हैं, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता को क्या कर सकता है, उसके लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यक क्या करते हैं तो सिर्फ यह अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, लेकिन इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है कि वह बात ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उन्हें किसी भी सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से, इसलिए वह सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूहों में शासन व्यवस्था जोड़ते हैं। इन दोनों तर्कों में हम एक युक्तिपरक और दूसरे में नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभ का परिणाम पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क जो है सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। चलिए अब इसे हम समझते हैं कि हमने 3 चीज़ें पढ़ी। हमने बेल्जियम के बारे में जाना, हमने श्रीलंका के बारे में जाना और जर्मनी के बारे में जाना। इन तीनों जगहों पर सरकार जो है अलग अलग है। बेल्जियम में आपने क्या देखा, तो यहाँ पे जर्मन, डच और फ्रेंच भाषी के लोगों की मिली जुली सरकार है जिसमें किसी भी तरीके की गृह युद्ध की स्थिति या लड़ाई की स्थिति नहीं बने, इसलिए तीनों के मत को लेकर संविधान तैयार किया गया। हमने श्रीलंका में क्या देखा कि बेल्जियम की तरह यहाँ पे संविधान की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे सिंगली भाषा लोग ज़्यादा, इसलिए उन्होंने तमिल व्यवस्था को, तमिल भाषाई लोगों को दबाना चाहा। फिर तमिल भी जो है वे दबना नहीं चाहते थे, अपनी भाषा का विकास चाहते थे, इसलिए ये दोनों लड़ पड़े और गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। उसके बाद हमने जर्मनी में क्या देखा कि यहाँ पे सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक पार्टी है जिस पर दोनों में चुनावों में समान रूप से वोट प्राप्त हो जाने के बाद उन्होंने गठबंधन की सरकार चुनी, जहाँ पे सामाजिक पार्टी जो सोशलिस्ट पार्टी उसकी विचारधाराएं अलग हैं और डेमोक्रेटिक की पार्टी की विचारधाराएं क्या है, अलग अलग है। हमने इन तीनों तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखा। आप भी खुद सोचे कि इसमें कौन सी जो व्यवस्था है वो नैतिक है और कौन जो है अनैतिक है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। बात बोलो और भेद खोलो में क्या देखेगी, युक्ति परक क्या होता है, ऐसा डिफिकल्ट सब जिसे आपको जान लेना चाहिए कि हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर कर लिया गया फैसला, पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके क्या होते हैं, उलट होते हैं जो युक्ति परक हो। जैसे कि आप इसका उदाहरण युक्ति परक का क्या ले सकते हैं, श्रीलंका की स्थिति सिंगली भाषा और तमिल भाषा वाली। क्या समझा और क्या जाना, चलिए समझते हैं। अनीते बेल्जियम के उत्तरी इलाके का एक डच माध्यम से स्कूल में पढ़ती है। अनीते एक लड़की या लड़का है, फ्रेंच भाषा बोलने वाले उन्हें अनेक स्कूली साथी चाहते हैं और पढ़ाई फ्रेंच में हो। और सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक लड़की पढ़ती है और वह उसके स्कूल के दोस्त तमिल भाषी हैं और इसके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल रखना चाहते हैं। कौन सी सरकार अनीता और सेल्वी के माता पिता की इच्छा को पूरा कर सकती है और किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है। जैसे कि यहाँ पे एनीते के बारे में दिया कि वो बेल्जियम के उत्तरी इलाके में रहती है और डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाले उसके जो दोस्त हैं वो स्कूली साथी हैं ताकि वह पढ़ाई भी उसकी क्या हो सके, फ्रेंच में हो सके। और सेल्वी जो है वो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के स्कूल में पढ़ती है और वह जो है उसके स्कूल के दोस्त जो है तमिल भाषी हैं। इसके बाद जो है माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल रखना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपनी भाषा या धर्म को तभी रखता है जो उससे समझता है कि हमारी पूर्वजों की भाषा है, हमारे पूर्वजों का जाति, हमारे पूर्वजों के धर्म है, इसलिए हमें उसे क्या करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, आगे अग्रसरित करना चाहिए। इसीलिए लोग नहीं मानते। और जहाँ तक बहुसंख्यों की अगर हम कथन को कहना चाहें तो बहुसंख्य में जैसे सिंगली हैं तो वो अपना वर्चस्व इसलिए बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या काफ़ी अधिक है। उन्हें भी सोचना चाहिए कि हमें तमिल भाषा वाले लोगों को भी अधिकार देना चाहिए जिस तरीके से बेल्जियम में अन्य भाषाओं को अधिकार दिया गया है। तो बेल्जियम की जो संविधान है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। श्रीलंका में भी इस तरीके की सुधार को करना चाहिए।
अब चलिए आगे पढ़ते खलील की उलझन। जैसा कि होता आया है कि इस बार जो है इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाया जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा हुआ था। हमेशा की तरह इस बार यह सोचकर ही विक्रम को नींद न आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। हमने भी विक्रम बेताल की कहानी पढ़ी है, वही यहाँ दिया गया है छोटे से शब्दों में कि बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता था और उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और माँ जो है वो सुन्नी मुसलमान थी। आधुनिक शहर में इसके लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं और राजधानी बेरूत में भी जाके बस जाते हैं। वे साथ साथ रहते हैं, मेलजोल होता है, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान में सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इस नियम के अनुसार यह तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मेराइंट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद जो है वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष पर सिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस के संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाई और मुसलमानों के बीच ये समझौता हुआ तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए और दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे। चलिए अब हम इसे समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि खलील की उलझन क्या है। तो खलील एक व्यक्ति है जो कि बेरूत शहर में रहता है। उसके माँ बाप अलग समुदाय के, उसके पिताजी ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और माँ जो थी उसकी सुन्नी मुसलमान थी। और ऐसी उसके साथ कहानी घटना घटी थी कि लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी जाके बस जाते। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी से शादी करना चाहता है, दोनों अलग अलग धर्म के हैं, तो दोनों क्या करते थे कि जिस धर्म को वे मानना चाहते थे वो वहाँ जाकर बस जाता था। ऐसा हमेशा वहाँ देखने को मिलता रहता था। तो वहाँ पे मेल जोल की स्थिति थी, इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन एक ऐसी गृह युद्ध घटी थी जहाँ पे खलील के चाचा की मृत्यु हो गई थी। तो अब यह खलील पर प्रश्न है कि ऐसी क्या स्थिति हो, मतलब बेरूत में, जो गृह युद्ध समाप्त हो जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि गृह युद्ध की समाप्ति के लिए लेबनान में सारे नेता ने मिलकर एक योजना बनाई जिसमें सत्ता का बंटवारा जो है वो समान रूप से किया और सब इसके लिए सहमत भी हुए। सबसे पहले क्या किया गया कि यहाँ के जो राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक होना चाहिए, ऐसा नियम बनाया गया। मतलब यहाँ पे 3 सरकारें बनाई गई जिसके तहत राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का होना चाहिए, जो कैथोलिक होना चाहिए, और सिर्फ सुन्नी मुसलमान जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है या उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद सिया मुसलमान। अब जब सिया मुसलमान और उसके अलावा जो है कैथोलिक और फिर आपको सुन्नी मुसलमान जो है और ऑर्थोडॉक्स, इन तीनों की मिली जुली सरकार जो बन गई, तो किसी को भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं थी। उनको समझ में आ चुका कि अब जो हमारी सरकार है, हमारा संविधान है, वो तीनों धर्म में बांट दिया गया, जिससे कि वे लोग भी समझौते का आदर करते रहे और गृह युद्ध की स्थिति जो है वहाँ समाप्त हो गई। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती थी। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वो बड़े पद पर पहुँच नहीं सका। वह न तो माँ धर्म को मानता था और न ही पिता धर्म को। वह चाहता था कि उसे भी किसी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लेबनान में अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उनका कहना था सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव में लड़ने की आज़ादी दीजिए, जिससे कि सबसे ज़्यादा वोट मिले वही राष्ट्रपति बने, भले ही वह किसी समुदाय का हो। लेकिन उसने जिन बड़े बुजुर्गों को गृह युद्ध करते देखा, उनका कहना था कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। खलील को भी जो अभी स्थिति बनी हुई थी, जिससे कि सिया मुसलमान, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और सुन्नी मुसलमान जो है सब उस संविधान को मान गए थे जो कि बेरूत में थी, लेकिन खलील इसे नहीं मानना चाहता। खलील समझ रहा था कि जब उसके चाचा की मृत्यु इसी कारण से हो गई, क्योंकि जो भी यहाँ पे पद है, प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर, उसमें कभी ना कभी ये बातें आ ही जाएंगी कि हमारे धर्म के लोग जो है उपराष्ट्रपति के पद पे क्यों नहीं है, हमारे धर्म के लोग प्रधानमंत्री के पद पे क्यों नहीं है। तो आपस में ये बहस का विषय बन सकता है। खलील ने क्या सुलझाया कि यहाँ पे इस तरीके से चुनाव किया जाए कि सब लोग वोट डाल सके, मतलब किसी जाति या किसी धर्म को वोट का आधार नहीं माना जा सके। कोई भी एक व्यक्ति जो है वोट डाल सके, वो स्वतंत्र हो, और जिस भी क्षेत्र में ज़्यादा वोट पड़ेंगे वो क्या कर सकते हैं, उसे जो है अपना नेता चुन सकते हैं। वो इसलिए खलील ऐसा कह रहा था क्योंकि उसने देखा था कि उसकी माँ जो है अलग समुदाय की थी, उसके पापा अलग समुदाय के थे और वो भी अलग समुदाय के नाम से पहचाना जाता था, जो कि ऐसा समुदाय होना चाहिए जो सब में मिला हुआ हो, मतलब सब वोट दे सके और स्वतंत्र रूप से दे सके, ताकि जो ऐसी सरकारें चुनी जाए जो वोट के माध्यम से हो, न कि धर्म के माध्यम से और जाति के माध्यम से।
तो खलील की ये बात काफ़ी अच्छी थी और गारंटी युक्त भी थी। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है कि ये टीवी टावर के पास पहुंच गया और वहां वे रुक गए और बेताल ने जल्दी जल्दी से कहानी ख़त्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? आप पुरानी व्यवस्था को ही चलने देते या कुछ नया करते? अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपने लोकतंत्र के बारे में जाना है तो आप अवश्य ही इसे बदलने का प्रयास करते, जैसा मेरा तर्क है। बेताल विक्रम अपने दोस्तों के बीच हुए समझौते को दौरान नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है तो आप फिर भी नहीं बताते हैं तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? तो ये बहुत ही आसान बात है, बिल्कुल आप उसका आंसर दे सकते हैं। आप बताइए कि बेल्जियम में किस तरीके की लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए और जो है मतलब जो स्थिति लेबनान में बनी हुई है और उसे कैसे दूर किया जाता है। हम बेल्जियम का उदाहरण यहाँ समझ सकते हैं अच्छे से कि बेल्जियम में किस तरीके से लोकतांत्रिक स्वरूप को लाया गया था। हम क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से हम लेबनान में भी स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थिति को भी अच्छी तरीके से सुधार किया जा सकता है। चलिए समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी के रूप में क्या कहा जा रहा है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इस धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से ही यह मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में होनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेने और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत था, जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्व शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। चलिए पहले इसे समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा कि लोकतंत्र की शुरुआत जो है वो फ्रांस की ही देन है। 1789 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति थी, जिसे हमने एक्सरसाइज 1 में हिस्ट्री में के बुक में पढ़ा था कि फ्रांस की स्वतंत्रता के साथ ही लोकतंत्र जो है वो आरंभ हुआ था। और उस समय नेपोलियन भी यही चाहता था कि वो यूरोप में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको समाप्त कर दीजिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाया जाए। उसने काफ़ी समय तक यह प्रयास भी किया। और हम यह समझते हैं कि मान लीजिए कि अगर राज केंद्रित शक्ति रहती है और राजा के हाथ में शक्ति है तो राजा अपनी इच्छा अनुसार शासन करता। अब लोग यही चाहते हैं कि लोकतंत्र की स्थिति है ताकि प्रजा को भी इसका अधिकार मिले, शासन कैसी हो, प्रजातांत्रिक हो और इसमें जो भागीदारी है वो जनता भी दे सके। जनता अपने माध्यम से सरकार चुने और अपने अनुसार सरकार चुने। जो भी सरकार वोट के द्वारा चुनी जाए उसी को मान्यता दी जाए। अब चलिए आगे बढ़ते कि क्या कहा जा रहा है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी अनेक रूप से हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों से समझें। शासन के विभिन्न अंग, जैसे कि शासन को कैसे बांटना चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। इससे हमें सत्ता के क्षैतिज वितरण कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। ताकि हम लोकतंत्र को 3 चीज़ों में बांट दें, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कुछ कानून बनाने वाले, कुछ कानून को पालन करवाने वाले और जो नहीं पालन करे उनको दंड देने वाले। तो ऐसी नीति हमें बनानी चाहिए। ऐसे बंटवारे यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करना जरूरी है। यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, मतलब कार्यपालिका यहाँ बड़ी है। फिर न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है? कार्यपालिका। और न्यायपालिका ही क्या करती है? कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा कानूनों पर अंकुश करती है और इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की भी व्यवस्था करते हैं। तो चलिए पहले इसे हम समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि देश में कार्यपालिका क्या करती है? सत्ता का उपयोग करती है और उसी के अनुसार जो है संसद के अधीन कार्य होते हैं। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है? कार्यपालिका। तो यहाँ कार्यपालिका आपको सबसे शक्तिशाली हो गई और वो क्या करती है? न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को विधायक द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश लगाना होता है और इसी व्यवस्था को नियंत्रण में संतुलन की व्यवस्था भी हम कहते हैं। यानी कि इसी तीनों चीज़ों से पूरा शासन व्यवस्था क्या होता है? बैलेंस होता है। सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सरकार का बंटवारा हो सकता है, जैसे कि पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्र के लिए अलग अलग सरकार हो। जैसे हमारे भारत में है, पूरे देश में बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। कि मान लीजिए आप भारत की सरकार के बारे में जानते ही होंगे कि एक केंद्र सरकार होती है जिसमें राज्य की सर्वोच्च शक्तियाँ शामिल होती है। केंद्र सरकार क्या करती है? तो जैसे मान लीजिए भारत के बारे में हम एग्जाम्पल दें तो भारत में 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिस्ट हैं। तो इन 29 राज्यों पर मतलब जो है वो किसके अंतर्गत आती है? केंद्रीय शासन के अंतर्गत। और जो ये सारे हैं 29 राज्य, वहाँ पे राज्य की सरकारें होती हैं और इनको अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया जाता है? बांटा जाता है
और जितनी भी प्रांत की सरकार है वो क्या करती हैं, अपने यहाँ का ब्यौरा जो है वो राज्य सरकार को यानी कि केंद्र सरकार को सौंपती है। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है, कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में यह काम हुआ पर श्रीलंका में यह काम नहीं हुआ। राज्य सरकारों के नीचे स्तर की सरकार के लिए भी एक ऐसी व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायत ऐसी इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्न स्तरों की सरकारों के बीच भी सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहले इसे हम समझते हैं कि हमने 2-3 तरीके की सरकारें देखी। जैसे कि आप भारत में लोकतांत्रिक सरकार के बारे में जानते हैं, श्रीलंका में कैसी सरकार संघीय की, उसके अलावा आपने बेल्जियम की सरकार व्यवस्था को देखा, जर्मनी की स्थिति को देखी। इसी तरह विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र की व्यवस्था जो है वो अलग अलग है। अब चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है 2005 में रूस में कुछ नए कानून बने। इस कानूनों को बनाकर जो है रूस के राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ सौंपी गई और इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया था और दिए गए कार्टून के अनुसार लोकतंत्र को सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है। यहाँ जिस चीज़ की तरफ ध्यान खींचा गया है उसकी पुष्टि में आप कुछ और कार्टून जुटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रूस जो है वो कहाँ का है, अमेरिका का राष्ट्रपति है। और यहाँ आप देखें कि पुतिन जो है, व्लादिमीर पुतिन जो है रूस का है। सत्ता की बागडोर केवल हमारे ही हाथ में रहे, मतलब ऐसा ये मान रहे हैं। और ये दोनों क्या कर रहे हैं तो अपनी डेमोक्रेसी के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि रूस का व्लादिमीर पुतिन जो है वो भी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में बता रहा है और रूस जो है वो भी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं कि हमारे हाथ में ही क्या होनी चाहिए, हमारे देश की वास्तविक जो है स्थिति और उसकी राजनीतिक व्यवस्था हम ही चला सके। आप भी ऐसे कुछ कार्टूनों को सोचें और बनाएं भी अपनी पुस्तक, अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में। अब चलिए इसे हम समझते हैं कि सत्ता का बंटवारा जो है विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषाई धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। जैसे कि हम पहले भी जानते श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहली भाषा था तो उन लोगों ने अपनी सरकार बना ली। तो कैसे हो सकता है लोकतांत्रिक बंटवारा, मसलन भाषाई समूह में हो सकता है, धार्मिक समूह में भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकारी व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देश के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र में होने वाली एक ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगे और अब सख्य समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाए। और सामाजिक विविधताओं की भागीदारी देने के लिए अलग अलग तरीका हम इकाई 2 में इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहले यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सत्ता का जो बंटवारा है वो कैसे हो सकता है, तो भाषाई आधार पर, धार्मिक समूह के आधार पर भी हो सकता है। कहीं सामुदायिक सरकार हमको देखने को मिले, जैसे कि हमने ऊपर बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। जैसे कि हमने जर्मनी में पढ़ा सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, उसके अलावा अपने बेल्जियम के बारे में पढ़ा, श्रीलंका के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत भारत के बारे में जानने का मौका मिला। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे धर्म से संबंधित, जाति से संबंधित और भाषाई संबंधित जो है उसी तरीके से क्या हुआ है तो संविधान का बंटवारा किया गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है। मतलब बेल्जियम में यहाँ कहा जा रहा है कि महिलाओं को भी शासन में भागीदारी देनी चाहिए क्योंकि महिलाएं और पुरुष क्या है आपस में दोनों बराबर होते हैं। शुरुआती दौर में अगर हम बात करें तो शुरुआत में महिलाओं को वोट डालने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि महिलाएं अब राजनीतिक व्यवस्था में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, मतलब उसको जानती हैं और उसे समझती हैं और पालन भी करती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में होता है। पार्टियां सत्ता के आपस में प्रतिस्पर्धा करती है और पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदिता भी इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समय विधि और गौर करे तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ में आ जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है क्योंकि यह एक दो अधिक पार्टियां मिलजुल कर चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। भारत सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ में लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते। इकाई 3 में राजनीतिक दल दबाव और समूह और सामाजिक आंदोलन की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। चलिए पहले इसे समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। जैसे हम जानते हैं कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न रूपों में होता है, तो यहाँ क्या क्या दिया गया है पहले उसे समझते हैं और जानते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। जैसे हम कहीं और क्यों जाएं,
हम भारत देश में रहते हैं और हम भारत देश के बारे में चर्चा करते हैं और आप इसे उदाहरण से अच्छे तौर पर सत्ता के बंटवारे को समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए भारत में आप देखते हैं कि बहुत सारी पार्टियां हैं। कौन कौन है? बीजेपी है जिसका चिन्ह कमल छाप है, कांग्रेस है जिसका हाथ छाप है, उसके अलावा आप जो है नई पार्टियां हैं और भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिसका नाम आप लोग भी बताएं और आप लोग भी सोचें कि भारत में विभिन्न तरीके की पार्टियां हैं। जब चुनाव होता है तो ये पार्टियां क्या करती हैं? निर्वाचन के जरिए भाग लेती हैं और देश में जो है विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी जाति, अपनी भाषा और अपने लोगों को चुनते हैं। तो जिस भी क्षेत्र में ज़्यादा वोट प्रदान किया जाता है और जो भारी मात्रा में होते हैं उन्हें क्या होता है? उन्हें ही जीत मिलती है। अगर हम बहुत पहले बात करें तो पहले लोग जातीय और धार्मिक व्यवस्था पर अपनी सरकारें चुनते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो सभी धर्म और सभी जाति, सभी भाषा के लोग रहते हैं, तो क्यों ना मतलब ऐसा चुना जाए जो हर क्षेत्र में जिसका विकास हो सके। तो आज हम देखते हैं कि चाहे कोई भी सरकार हो तो उन्हें क्या करना होता है? सभी जाति, धर्म और भाषा के क्षेत्र में समान रूप से जो है अधिकार बांटे जाने चाहिए, तभी जो है यह शासन प्रणाली चल सकती है और इसमें किसी भी तरीके से युद्ध की स्थिति नहीं बन सकती है। तो आप सत्ता के बंटवारे को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और बाकी पूरे विश्व में भी यही प्रक्रिया मतलब है। जैसे कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे धर्म, जाति और भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, आप इन चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे धर्म और भाषा के नाम पर जो है एक ही व्यवस्था रखी गई है ताकि किसी भी तरीके से लड़ाई न हो, किसी भी तरीके से लोग एक दूसरे का विरोध न कर सके, क्योंकि एक धर्म, एक जाति और एक भाषा ऐसा मत है जिससे कभी भी युद्ध की स्थिति नहीं बन सकती है। लेकिन अगर हम भारतीय दृष्टि से देखें तो वो क्या हो जाएगा कि वहाँ पे किसी को अपने धर्म को चुनने का अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे भारत में सर्वधर्म को अनुमति दी गई है। सम्राट अशोक के समय से ही यह मान्यता है और आगे भी जो है ये बनी रहेगी। मेरे स्कूल में हर महीने क्लास मॉनिटर बदल जाता है, क्या आप भी इसे ही सत्ता की भागीदारी बता रहे हैं? नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। स्कूल का मॉनिटर बनना वो दूसरी बात है, हाँ, लेकिन ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है बच्चों को समझने के लिए कि हम क्या करते हैं। अगर हमें स्कूल का मॉनिटर चुनना है तो उसके लिए भी हम वोटिंग करते हैं, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग मॉनिटरिंग की जाती है। जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिलता है हम क्या करते हैं, उसी तरीके से हम मॉनिटर चुनते हैं। तो भारत में भी और बहुत सारे ऐसे ही देशों में यही प्रक्रिया जो है निर्वाचन की आरंभ की गई है। अब चलिए हम आगे समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। सत्ता के बंटवारे जो हैं वो क्या होते हैं, इसके कुछ उदाहरण हैं, इनको हम समझते हैं ये किन श्रेणी में आते हैं और इनके साथ कौन साझा करता है। मुंबई उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र की सरकार ने आदेश दिया कि तत्काल कार्रवाई को करे और मुंबई के साथ अनाथालयों में 2000 बच्चों के रख रखाव में सुधार करे। मतलब मुंबई में एक रिपोर्ट दिया गया जिसमें कि अनाथ बच्चों के लिए 2000 बच्चों के रख रखाव में क्या करना है, सुधार करना। यह महाराष्ट्र की सरकार को फैसला दिया गया। उसमें क्या करे, कार्रवाई करे, जो भी कमियां हैं उसे क्या करे, दूर करे और इस पर सरकार ने मतलब अच्छे तरीके से शासन व्यवस्था करके, अच्छी तरीके से देख रेख करके इस पर कुछ कानून नियम बनाएगा और लोगों को पालन करने के लिए कहा गया। कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार में वहाँ मूलवासी के समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने की सहमति दे दी। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेह मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदायों के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेंगी। यहाँ पे कनाडा में क्या कहा जा रहा है कि ओंटारियो प्रांत की सरकार ने वहाँ के मूल वासियों को समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दी। इसमें दोनों पक्ष जो होंगे उन दोनों में ऐसी बातें हुई होंगी कि स्थानीय मामले में जवाबदेही मंत्री ने घोषणा कर दी कि वे मूल निवासी क्या कर सकते हैं, इस जमीन का प्रयोग कर सकते हैं और इसे जिसे चाहें मतलब उस क्षेत्र में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था कब होगी, जब दोनों समुदायों में आपसी बंटवारे सहमति के साथ होंगे, तभी जो है इन चीज़ों पर आसानी से निर्णय लिया जा सकता है। रूस की दो प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां, एक द यूनियन है और दूसरे का नाम क्या है, राइट फोर्सर्स है। ये लिबरल या लोको मूवमेंट में एक मजबूत दक्षिणापंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों में विलय का फैसला, मतलब अलग हो जाने का फैसला लेते हैं। इनका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनावों में हम उम्मीदवारों की साझा सूची बनाएंगे। मतलब रूस में दो प्रभावशाली है ना, द यूनियन और राइट फोर्सेज, मतलब इसमें क्या करनी पड़ेगी, तो हमको ऐसी श्रेणी बनानी पड़ेगी जिसमें दोनों पार्टियों को समान वोट मिल सके, समान अधिकार मिल सके, ताकि यह संसदीय चुनाव में क्या हो जाएंगे, उम्मीदवारों की साझा सूची बन सकेगी। नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों में वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे। मतलब इसके पीछे क्या कारण होगा कि वे अधिक मुनाफा नहीं कमा रहे हो, जो भी उनके पास पैसे आ रहे होंगे, जो भी सामान और वस्तुएं आ रही हैं, उनका बंटवारा क्या करना चाहिए, समान रूपों में करना चाहिए। इसलिए नाइजीरिया के प्रांत में लोगों ने क्या किया, यह मांग की थी संघीय सरकार से कि वो क्या कर सके, अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे। वे ये भी जानना चाहते थे कि विभिन्न प्रांतों में के बीच जो है वो राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है, वो ये भी जानने के प्रयास रहते, क्योंकि जनता को यह अधिकार है कि उनकी सरकार जो है
कहाँ और किस तरीके से खर्च वहन करती है, वो जनता के हित में होती है या नहीं होती है। आप भी जैसे भारत में रहते हैं, आप भी इस चीज़ों का पता आसानी से लगा सकते हैं। आप भी देखें कि जो भारतीय सरकार है वो किन क्षेत्रों में खर्चा वहन करती है और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों